नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया में शामिल होने के लिए वो वहां गई हैं और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की है और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से भी मुलाकात करी है। तो अब एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार होने को लेकर के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई दोनों देशों के बीच विश्वास का वो माहौल बन पाएगा जिसकी बुनियाद पर रिश्तों की गाड़ी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश को और मजबूती मिले। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल तो नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम इतिहास के गर्त में जाकर के समझने की कोशिश करें तो हर बार ऐसा कुछ सामने में नजर आया है जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हुई हैं। एक तरफ विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर तो दूसरी तरफ आतंकवादियों की तरफ से सीआरपीएफ के जवानों पर हमला और 6 से 7 जवान जख्मी हो जाते हैं। बावजूद इसके सुषमा स्वराज वहां थी। हालांकि उनकी आगवानी बड़ी गर्मजोशी के साथ की गई और यहीं से उम्मीद की वो किरण फूटती दिखाई दे रही है जिसके सहारे ये माना जा रहा है कि रिश्तों में गर्माहट आएगी। उम्मीद भी यही करनी चाहिए। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि विश्वास का वो माहौल बन पाएगा जिसके आधार पर रिश्तों को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। और इसी सवाल का जवाब दोनों देशों को देना होगा। क्रिकेट के सहारे भी रिश्तों को मजबूत करने की कवायद की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं और साफ तौर पर सुषमा स्वराज ने यह कह दिया है कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क समिट में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। इसी पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। बाहर बात और भीतर घात। एक तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे ही पाकिस्तान पहुंची वैसे ही जम्मू कश्मीर के पंपार इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले हुए। ऐसे में सवाल ये खड़ा हुआ कि गोली के बीच बोली कितनी जरूरी है। लेकिन सुषमा स्वराज इन सब सवालों से बेफिक्र होकर बड़े ही गर्मजोशी के साथ पाक पहुंची और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद को कहीं भी पनाह नहीं मिलने की वकालत की। The country continues to face intersecting challenges. The report brings out that Afghanistan is threatened most by terrorism and not by tribal or ethnic rivalries. In the last few months, terrorism in Afghanistan has grown in both intensity and scope. We in Afghanistan's proximity have a particular responsibility in this regard. An end to terrorism and extremism and adherence to internationally accepted red lines are essential for reconciliation and lasting peace in Afghanistan. वहीं पाक पीएम नवाज शरीफ भी सुषमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए आतंकवाद को सबका दुश्मन बताया। That terrorism and extremism is the common enemy of all. We need a collective approach to combat this menace. Enemies of Pakistan are the enemies of Afghanistan are the enemies of Pakistan. The government of Pakistan will continue to support Afghan-owned and Afghan-led peace and reconciliation process that remains the most viable option to end violence and promote stability in Afghanistan. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद करगिल युद्ध की बातें पुरानी जरूर हो चुकी हैं, लेकिन मोदी के साथ जुलाई महीने में पीएम मोदी और पाक पीएम नवाज शरीफ के बीच उफा में जो समझौता हुआ उसमें पाकिस्तान 2 दिन भी नहीं टिका। उफा समझौता हुआ कि अब बात कश्मीर की जगह आतंकवाद पर होगी, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही नवाज शरीफ दगा कर गए और अपनी ही बात से पलट गए। इसके बाद पेरिस में जलवायु परिवर्तन में पीएम नरेंद्र मोदी और पाक पीएम नवाज शरीफ 2 मिनट के लिए फिर मिले, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बार। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि बैंकॉक में भारत पाक के विदेश सचिवों ने गुपचुप मुलाकात की, लेकिन इन सब के बाद पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बीएसएफ का दावा है कि मोदी के पीएम बनने के बाद सीमा पर करीब 700 बार सीज फायर के उल्लंघन हुए। मोदी के पीएम बनने के बाद सीज फायर उल्लंघन में 18 जवान शहीद हुए और 34 नागरिकों की मौत हुई। ऐसे में अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या इस माहौल में पाकिस्तान से बात होनी चाहिए
क्या पाक भारत से बातचीत के लायक भी है? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल न्यूज। जी, तो बड़ा अहम सवाल ये है कि दोनों देशों के बीच जो एक बार फिर से शुरुआत हुई है बातचीत की, उसके सहारे दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी। अगर दोनों देशों के अवाम की बात की जाए, जनता की बात की जाए, तो दोनों देश की अवाम ये चाहती है कि रिश्ते अच्छे हों और रिश्ते इतने मजबूत हों कि फिर वो समा बंध जाए, जिसकी आवश्यकता दोनों देशों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है जिसकी वजह से सवालिया निशान भी हमेशा लगता रहा है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ से मुलाकात करने अटल बिहारी वाजपेयी बस के जरिए लाहौर पहुंचे थे, उसी ज़माने में कारगिल का युद्ध हुआ था और परवेज मुशर्रफ ने फिर जो उस वक्त के सेना अध्यक्ष से तख्ता पलट दिया था, नवाज शरीफ को हटा करके खुद वो गद्दी पर बैठ गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसके सहारे थोड़ी सी आशंका ज़रूर है कि ये जो बातचीत की गाड़ी फिर से चलनी शुरू हुई है ट्रैक पे चढ़ बैठ करके, क्या ये डिरेल तो नहीं हो जाएगी? और इसी आशंका के मद्देनज़र हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, परिचय करवा दूं। सबसे पहले मैं परिचय करवाता हूं संजय अग्रवाल, जो बीजेपी के नेता हैं। संजय अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रमेश कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनीश पाल, जो कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इरफान रसूल, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, इरफान रसूल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये उम्मीद की किरण जो फूटी है, इसमें रोशनी भी चमकीली नजर आएगी? इसी बात को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद से, चूंकि इनकी बड़ी पैनी निगाह रही है और दोनों देशों की जो राजनीतिक हालात हैं उसके बारे में बहुत गहराई से इनका मुताला रहा है, स्टडी रहा है, इसलिए इनसे जानते हैं। जी प्रोफेसर ललन प्रसाद, जो उम्मीद की किरण नजर आई है उससे रोशनी भी बाहर फैलेगी क्या? देखिए, रोशनी कितना फैलेगी अभी तो ये नहीं कहा जा सकता जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है जी, और भारत की विदेश नीति हमेशा से यही रही है जी, कि बातचीत के दौर से जी, हम मसलों को हल निकालें। जी, और चाहे वो इंदिरा गांधी के समय से रहा हो या चाहे इसके और पहले का भी देख लें। और इंदिरा जी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इतना बड़ा समझौता किया था, जी, इसके बाद वाजपेयी जी ने इतना बड़ा समझौता जाकर किया, जी। तो हमारे जितने प्रधानमंत्री थे उन्होंने आज तक एक आदर्श कायम करने की कोशिश की दोनों देशों के रिश्तों में, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की ओर से हमले होते रहे, बॉर्डर पर हमले होते रहे हैं और हमारे प्रतिष्ठानों पर हमले होते रहे हैं और वहाँ से आतंकवादी आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। अभी आज की रिपोर्ट है कि 325 आतंकवादी भारत में घुसने की पैठ में तैयार बैठे हुए। और अभी कल ही जो जम्मू में केस हुआ है उसमें हमारे बीएसएफ के जवान मारे गए हैं जी। तो इस वक्त कहाँ एक और सुषमा जी वहाँ बैठी हुई वार्ता कर रही हैं, कहाँ दूसरी ओर ये सारा कुछ सिलसिला पाकिस्तान की ओर से चल रहा है जी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर नरेंद्र मोदी ने ये रिस्क लिया तो मैं समझता हूँ कि रिस्क वर्थ टेकिंग है। उसकी वजह यह है कि वार्ता के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण करके उसको शिक्षा दे दें जी, या फिर पाकिस्तान के पास भी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हमारे को झुका दे किसी तरह से जी। वो हमले बॉर्डर पर करता रहे लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता जी। इस बात को हम जानते हैं। लेकिन ठीक है, हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, बॉर्डर पर हमारी सेना मारी जा रही है, तो उससे हमें तो दुख है। लेकिन ये बात सच मानना होगा कि हमारे फौजियों ने उनको जितना उन्होंने हमारा नुकसान किया उससे ज़्यादा नुकसान किया है। और पाकिस्तान के समाचार पत्रों को आप देख लीजिए और वहाँ की पार्लियामेंट में भी जो बहस हुई सब कुछ हुआ, तो जो भारत उनको मार रहा है उसको वो समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी आदत से वो बात नहीं आ रहे हैं जी। बिल्कुल। लेकिन ये कि हमें तो एक रास्ते पर चलना है जो हमारा निर्धारित बड़ी मजबूत शुरुआत हुई है। सुषमा स्वराज ने कहा है प्रधानमंत्री जाएंगे अगले साल। हाँ, तो सुषमा स्वराज ने अभी जो कहा कि प्रधानमंत्री जाएंगे, तो हमारी ओर से तो कोशिश पूरी हो रही है कि संबंधों में मिठास आए जी। बिल्कुल। और हो सकता है मिठास आए भी जी, अगर वहाँ की सेना खास तौर से इस बात को समझ सके जी। अदरवाइज क्योंकि नवाज शरीफ सेना के बस में है जी, और अपनी ओर से कोई कमिटमेंट कर भी देंगे दूसरे दिन मुकर जाएंगे, जैसे अभी बराबर मुकरते रहे जी। बिल्कुल। या मुशर्रफ ने जो किया जी, खूब वार्ता की, लेकिन एक तरफ वाजपेयी जी का स्वागत कर रहे हैं और दूसरी ओर जाकर वहाँ पर वो जी बिल्कुल हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा न हो
हम जो वार्ता कर रहे हैं हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, वार्ता करनी चाहिए, और इस वार्ता में एक जो विशेष बात मुझे नजर आई है वो ये है कि पहले वार्ता के हमारे जो NSA हैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, ये दोनों लोग पहली बार मिले हैं और इन दोनों ने पहले आपस में बात की है। इसके बाद फिर बाकी चीजें सामने आ रही हैं, तो अगर इसका कुछ अच्छा परिणाम हो तो जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अच्छा परिणाम निकले। जी प्रोफेसर रमेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप ने भी निगाह दोहराया होगा दोनों देशों को। अच्छी बात इसमें यह है कि सुषमा स्वराज का जिस तरह से स्वागत किया गया और पाकिस्तान की मीडिया ने जिस तरह से अवभगत किया है और इस बात की सराहना किया है और इस बात को एक्सेप्ट किया है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने चाहिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि राहिल शरीफ जो पाकिस्तान सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने भी स्वागत किया है, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की वकालत करी है उन्होंने। ये सब चीजें जो नजर आ रही, सकारात्मक चीजें जो नजर आ रही हैं, इससे उम्मीद जो है हम लोग की, यानी भारत की अगर सिर्फ बात की जाए तो कितनी परवान चढ़ती नजर आ रही है। फैज साहब, मैं रणनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ जी, और उसमें एक अभी आप जो फरमा रहे हैं मैं उसके बारे में, मतलब राजनीति एक ऐसी विधा है जी, एक ऐसी मायावी ये विषय है जी, जिसमें जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो बाकी दिखता नहीं जी। हमारे एक बहुत पुराने चिंतक थे, आप सब जानते हैं, चाणक्य थे, कौटिल्य कहते थे। बिल्कुल। उनकी एक विदेश नीति पे बहुत एक सिद्धांत है उनका जी, मंडल थ्योरी कहते हैं उसको। जी। उन्हें सर्किल पे मंडल डाला था। मंडल में उन्होंने कहा था कि जो पड़ोसी देश हैं तब से लेके अब तक वो एक नेचुरल एनिमी, उसको अरी कहते हैं, अरी नेचुरल एनिमी होते हैं उनके जी, और दौड़मड़ी दोस्ती होती नहीं है जी। जैसे आप, और आज भी प्रासंगिक है। आप देख लीजिए, जापान चाइना देख लीजिए, रशिया चाइना देख लीजिए, तो साउथ नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान देख लीजिए, वो एक बड़ा एक शाश्वत सिद्धांत सा है जी। और यहाँ भी हमारे यहाँ लागू होता है। जो हमारा आपसी देश है उनके संबंध खटास से भरा हुआ है। फिर भी भारत एक महान देश है और हमारे नेता हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि पड़ोसी देशों से रिश्ते हमारे अच्छे हों, और हम सबसे सख्त देश हैं, सभी मानते हैं। इसके बावजूद भी हमारी सहनशीलता का परीक्षण बार बार करते हैं। पाकिस्तान हमारे साथ 4 बार खुले लड़ाई लड़ चुका, चारों बार परास्त हो चुका, लेकिन सबक लेता नहीं। उसकी वजह है उनकी जो फाउंडेशन स्टार्ट जो है इंडिया से, हेड फाउंडेशन से उसकी स्थापना हुई है। पाकिस्तान में एक शब्द मैं कहूँ कोजी मिलिट्री रूल है, कोजी डेमोक्रेसी है। वहाँ पर अगर कहें कि सेना जो आपका क्या मानना है, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए? नहीं, हमें बहुत आशावादी नहीं होने के लिए, हाँ, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए जी। क्योंकि पाकिस्तान नवाज शरीफ जो कह रहे हैं, सर एक सेकंड, जो नवाज शरीफ कह रहे हैं, क्या नवाज शरीफ का पाकिस्तान के सेना के आगे आतंकवादी? लेकिन अब तो सेना प्रमुख ने भी कहा है कि नहीं होने चाहिए। जो कहते हैं वो करते हो, तो राजनीति की जो विडंबना है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है जी। सेना, पाकिस्तान एक बीमार राज्य है, सैनिक प्रधान राज्य है, लोकतंत्र बीच में ऐसे ही आता है मुखौटे के रूप में। तो पाकिस्तान सरकार जो नवाज शरीफ कह रहे हैं, जिस दिन ये नवाज शरीफ मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे उस दिन भी फायरिंग हो रही थी, और आज जब सुषमा जी बोल रहे तभी फायरिंग हो रही है। चलिए ठीक है। हम जो हमारे राजनीतिक नेता हैं उनके पास आएंगे, लेकिन चाह रहे हैं कि निष्पक्ष विश्लेषण पहले कर लें, फिर इन लोगों से सवाल पूछें कि आखिर ये सब क्या है। जी इरफान शेख, आप कैसे देखते हैं दोनों देशों के रिश्तों को लेकर के जो कवायद फिर से शुरू हुई है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, यानी इनकी सरकार बनी है? एक तरह से डिरेल हो गया था, सब कुछ रुक गया था, लेकिन अचानक से शुरुआत हुई है। देखिए, उस आगरा समिट में मैं था जी, और मुशर्रफ साहब थे, अटल जी थे, बातचीत हो रही थी, काफ़ी सारे प्राइवेट चैनल के क्रू भी वहाँ पे, अचानक वो चले गए जी। और उसके बाद ये हुआ कि पूरे दुनिया को ये देखने को मिला कि परवेज मुशर्रफ बोल रहे हैं और सब जगह बीम हो रहा हुआ, ऑल द टीवी चैनल्स, और अटल जी चुप थे। तो एक डेफिनेटली एक ऐसा इमेज गया कि वो बोल रहे और उन्होंने सारी अपनी बातों को रखा जी। अभी हमारे मित्र ने अभी जो बातें कही अभी स्टूडियो में चैनल 1 के, वो बहुत अहम है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जी बिल्कुल। आज अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाती, मैं एक हाइपोथेसिस रख रहा हूं, तो सबसे ज्यादा परेशान और नाराज कौन होगा? अमेरिका होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ल्ड का हथियार सप्लायर वही है। आज ये सारा चैरिटी मैच है और कुछ भी नहीं है। हम चाहे जो भी चर्चा कर ले, हम वही चर्चा करते हैं जो इंडिया के पॉलिटिशियन चाहते हैं, हम वही चर्चा करते हैं जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन चाहते हैं। 80 to 90% of the people in Pakistan do not want war. 80 to 90% of the people in India do not want war. कौन चाहता है जो ये युद्ध चाहता है?
कोई नहीं। जो मेजर इश्यूज है पाकिस्तान के, उसको छुपाने के लिए आप हमेशा एक इंडिया को पैदा करके रखें एक मॉन्स्टर के रूप में, और इंडिया के पॉलिटिक्स को वो करने ताकि कोई ये ना पूछे कि ये महंगाई क्यों हो रही, सड़क क्यों नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, वुमेन सिक्योरिटी क्यों नहीं है। ये सवाल से डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें एक बहुत अच्छा स्केपगोट होता है। भैया देखो पाकिस्तान आ रहा है, ये हमला हो रहा है। अरे आप कैसे प्राइम मिनिस्टर है कि आप वहां के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो। आपके पास इतना क्षमता नहीं। आपके घर में कोई बाहर से आ गया, आप एक इंडिविजुअल है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया है। जितने भी यहाँ पे बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हैं उनसे पूछिए कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति अगर चोर घुस जाता है तो ये क्या आप ये कहोगे कि पड़ोसी ने घुसा दिया, आप क्या कर रहे थे। तो ये सारे इश्यूज को एंकर महोदय आप इसको उठाइए और लोगों तक पूछिए इस चीज को कि रियलिटी क्या है। जी बिल्कुल, और इसी रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे संजय अग्रवाल से, चूंकि इनकी सरकार है, बीजेपी के ये नेता हैं संजय अग्रवाल। जो इरफान शेख ने बातें कही हैं कि दरअसल मामला ये है कि 90% लोग, दोनों देशों के 90% लोग ये नहीं चाहते हैं कि विवाद बढ़े आगे, दंगा हो, जंग हो, फसाद हो, और वो चाहते हैं ग्रोथ, अपना विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। क्या इन्हीं सब बातों की वजह से आप प्रेरित हुए और जो वार्ता एक तरह से बिल्कुल ठप थी अचानक से शुरुआत हो गई? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी सौहार्द की पार्टी है, सरल पार्टी है, उदारीकरण का नहीं, सरकार की बात करें ना, पार्टी की बात नहीं हो रही है, सरकार की बात हो रही है। पार्टी का ही तो सरकार है जी बिल्कुल, एनडीए की सरकार है। जी, चाहे आप देखिए अटल जी के टाइम से, चाहे अभी मोदी जी का टाइम हो, और या पूरी हम सारी सरकारों की बात करें, पाकिस्तान के साथ हम सभी लोगों ने हमेशा एक सामूहिक प्रयास किया है कि हमारा जो है रिश्ते अच्छे रहे। जी, और चूंकि भारतवर्ष में भी जी अत्यधिक संख्या में मुसलमान मौजूद हैं, जी, और हिंदू मुस्लिम ज्यादातर मैक्सिमम मौके पे भाई भाई की तरह रहते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी वही लोग हैं जो यहाँ से कुछ लोग वहां चले गए थे। जी, मैं बिल्कुल इरफान जी की एक बात से पूर्णतः सहमत हूं जी। कि चाहे भारत देश हो चाहे पाकिस्तान हो, आवाम कहीं की झगड़ा करना नहीं चाहती है। बिल्कुल, आवाम तो तरक्की चाहती है। जी बिल्कुल, आवाम एक सरल, एक अच्छी जिंदगी चाहती है। आवाम झगड़ा थोड़ी चाहती है। जी, ये निश्चित तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से प्रभाव रहता है हमारे भारत देश का। जी, और हमारे भारत देश ने जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस का कहना माना है, जी, तो हमारा देश जो है गर्त में गया है, नीचे गया है, कभी ऊपर नहीं गया है। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में आया नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जी, जिसको सभी लोग, पूरी जनता ये देख रही है, जिताया भी इसीलिए था और देख भी इसीलिए रही है कि ये व्यक्तित्व तो ऐसा है जो देश को देश की तरह से सोचेगा। जो स्वदेशी लोग हैं, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है या स्वदेशी की है या जनता की है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए ये हमारी एक कोशिश है, ये हमारा प्रयास है। कल अगर युद्ध हो, कल मेरे पास विकल्प है, किसी के पास विकल्प नहीं है, लेकिन मैं आज आपको इसका विकल्प बता सकता हूं। कल अगर कोई युद्ध हो पाकिस्तान के ऊपर, अगर कभी भी भारत देश अटैक करेगा, न 4 बार पहले जीता है न 5वीं बार जीतेगा। और आपकी युद्ध जो होगा, पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कभी अटैक नहीं किया, पाकिस्तान ने हमेशा अटैक भारत पे किया है। मैं कह रहा हूं, जो हमने डिफेंस में भी ऑफेंस किया है तो सदा हम जीते हैं। और अगर अभी, क्योंकि अभी भी हम डिफेंस कर रहे हैं ना, आज हमारा व्यक्ति, हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी गई वहां पर, वो वार्ता कर रही हैं, कहते हैं ना मुसल्लम ईमान। यहाँ कई मुसलमान भाई बैठे हैं, मैं इनके साथ फिर से इस बात को शेयर करूंगा। मुसल्लम ईमान मतलब वो कौम जो अपने अपने चरित्र के लिए, अपनी नियत के लिए जानी जाती है। तो ऐसे ऐसे लोगों की जनता ही तो है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे थोड़ी यहाँ पे हिंदुस्तान में हो। तो झगड़ा जो लोग कर रहे हैं, वो चंद लोग ऊपर बैठ के कॉकस बना लेते हैं, वही पॉलिटिक्स खेलते हैं। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, सुषमा स्वराज ने जो कहा है। अब मेरी बात सुनिए, उत्तर तो पूरा होने दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्या चाहता हूँ, मुद्दा ये है कि जैसे नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का व्यक्तित्व थूक के चाटने वाला है, ठीक है ना, कि भाई हमारी कमिटमेंट है। ये क्या बात हुई? आप फिर वहां वार्ता क्यों कर रहे हैं? फिर नहीं, कैसे सुने हम? वो प्रधानमंत्री हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं थूक करके वो चाटते हैं, एक प्रधानमंत्री चाटते हैं वो।
कहा जी कि बिल्कुल, आप फिर आप कह रहे हैं कि वार्ता करेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे, चाहे किससे तो क्या वार्ता कोई गोली मारेगा? किससे वार्ता करेंगे? जी जी नहीं जी नहीं जी संजय अग्रवाल, आप कैसे वार्ता करेंगे उससे जो थूक के चाट रहा हो? आप किस उम्मीद के सहारे गए हैं वहां? फिर किस उम्मीद के सहारे गए? जब नहीं उत्तर तो आपने ये दिया ना, किस उम्मीद के सहारे आप गए? अरे पूरी बात तो सुनिए। हाँ कहिए। इसका मतलब क्या है कि नवाज शरीफ का दो चीजें हैं, हाँ, या तो वो व्यक्ति अपने कमिटमेंट का कच्चा है, हाँ। या उस व्यक्ति का उसकी सेना पर नियंत्रण नहीं है। इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारे सिर्फ भारतवर्ष का मुद्दा नहीं है। ये अभी देखिए तब तो बाहर ये भी क्राइम हो रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं बाहर का भी मुद्दा है। मैं कहता हूं इसका विकल्प क्या है? पाकिस्तान के अंदर सारी आवाम चाहती है कि शांति रहे, भारत देश के अंदर चाहती है आवाम शांति रहे, और मुंह से वहां के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री भी कहते हैं जी शांति चाहिए, तो वहां पर जो लोग गड़बड़ करते हैं लाइक आईएसआई या सेना के कुछ ऐसे लोग जो गड़बड़ करते हैं, एक बार इनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ लगाइए, इंटरनेशनल सेना लगाइए, ये देश सुधर जाएगा, ये झगड़े परमानेंट खत्म हो जाएगा। हम आएंगे अनीस पाल आपके पास आएंगे, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि मैं जी ललन प्रसाद से मैं जवाब लूं, ये जरूरी हो गया क्योंकि बड़ा विरोधाभास है। ये क्या कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ललन प्रसाद आप बताएं क्या कहा इन्होंने, जरा समझाएं। देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि किसी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अब फिर वहां वार्ता के लिए भी जा रहे हैं, तो हम वहाँ वार्ता कर रहे हैं और हमारी विदेश मंत्री वहाँ बैठी हुई बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के लफ्ज हम इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इरफान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो कि इसमें विदेश अमेरिका का दबाव भी हो सकता है, ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत देर से जब से वो पाकिस्तान में घुसा है आज तक वो जो सैनिक मदद पाकिस्तान को उसने दी है और जो पैसा पाकिस्तान को दिया है, और फिर अभी बहुत बड़ा कमिटमेंट वो करने जा रहा है, और शायद उसने एक कंडीशन रखा होगा कि भारत के साथ बात करो, नहीं तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। कुछ हुआ है ऐसा जरूर। मैंने पहले भी एक बात आप इसी वार्ता में आपसे कहा था, इसी मंच से कहा था कि इसमें कोई अगर ऐसी कोई दबाव भारत के ऊपर भी हो, पाकिस्तान के ऊपर भी हो, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है ऐसी स्थिति पैदा हो, लेकिन जैसे मोदी साहब शुरू से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बीच में उस कड़ी में मैं इस बात को भी बहुत महत्व नहीं देता कि अमेरिका ने क्या कहा होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला बेसिकली नरेंद्र मोदी का फैसला है, जिसकी वजह से वार्ता संभव हुई है। और जिसकी वजह से देखिए वो नवाज शरीफ ने वहाँ कहा भी जब मीटिंग हुई मोदी साहब से पेरिस में कि हम बगैर शर्त वार्ता करने के लिए तैयार हैं, और जब उन्होंने कहा बगैर शर्त वार्ता करने के लिए तैयार है, इसके बाद ही हमारे एनएसए के लोग बैंकॉक में मिले जाकर। लेकिन वार्ता में जम्मू कश्मीर जुड़ गया। हाँ, और वार्ता में जम्मू कश्मीर आ गया, ये बात ठीक है, लेकिन देखिए अब जब बात करने की स्थिति आ गई और हम ये समझ रहे हैं कि बगैर जम्मू कश्मीर को इंक्लूड किए कोई बात नहीं हो सकती, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं होगी जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी। इसलिए देखिए जहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है वो भारत का अभिन्न अंग है और उसको कोई इससे अलग नहीं कर सकता। बाकी जम्मू कश्मीर में जो इस समय बॉर्डर के उस पार से जो आतंकवाद हो रहा है बराबर, तो अगर वार्ता कहीं होगी तो उसमें जम्मू कश्मीर का नाम आएगा। तो उस लिहाज से हमारी ओर से दृष्टिकोण हमारा तो यही है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर की में आप इतने सैनिक आपने अड्डे बना रखे हैं और इतने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और वहाँ से लोग घुसपैठिए आप भेज रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर शब्द तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही रहा है। और फिर आप देखिए अपने जो पीडी के जो हमारे जो पार्टनर्स हैं कश्मीर में बीजेपी के, वो भी कहते हैं कि नहीं वार्ता करो, उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि वार्ता करो, कश्मीर के जितने नेता हैं सब कहते हैं बातचीत करो, सबसे बेहतरीन विकल्प भी है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कोई विकल्प है नहीं कि हम वार्ता करें। अगर उसमें सिर्फ कश्मीर का नाम आ गया तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हमने मान लिया कश्मीर आपका है। नहीं, पहले चूंकि ये बात कही जा रही थी ना कि जैसे सुरक्षा के मुद्दे पर या आतंकवाद के मुद्दे पर भी वार्ता होगी, जो एनएसए लेवल की वार्ता होनी थी जो कैंसिल हो गई थी, इसी के लिए। जी अनीस पाल जल्दी से आपके पास आएंगे चूंकि हमें ब्रेक पर भी जाना पड़ सकता है। जी अनीस पाल, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इन तमाम चीजों को? पहले आप मेरी बात बड़े धैर्य के साथ सुनिएगा। पहली बात ये कि सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का जन्मदिन है, और आपको भी बधाई दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी आज संसद में बैठे। मैं आपको बधाई देता हूं। आपने बड़े जोश के साथ कहा, आपने बड़े जोश के साथ कहा, बड़े तकरार के साथ कहा। दोस्ती हमेशा बैठ के होती है, हमेशा एक लेवल के ऊपर होती है।
मैं तो सुषमा स्वराज जी को भी बधाई दूंगा कि मोदी जी ने उनकी तरक्की कर दी है। जल्दी से उनको भेजना एक लाइन शुरू में कर कैसे दिया। देख रहे हैं, आप चूंकि फिर हम आपके पास एक आएंगे। मिनट, सर, जी एक जी मिनट, बिल्कुल सर, हाँ जी जल्दी से जी, ब्रेक पे भी जाना है। आज सुषमा स्वराज जी वहां गई और सुबह ही वहां बीएसएफ के ऊपर अटैक। अब किस तरह किसी आदमी के साथ दोस्ती कर सकते हैं? दोस्ती हमेशा सच्चे दिल से होती है, पीछे रखकर उसी तरह एक जैसे तलवार की तरह नहीं कांग्रेस होती है। के शासन के चाणक्य- जमाने में होता था। चाणक्य की बात कही गई, वे बहुत बड़े विद्वान हैं और विद्वानों की बात ही विद्वान लोग कहते हैं। देखिए साहब, मैं माफी मांगते हुए कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन माफ करना, मैं उनको एक बहुत बड़ा जादूगर और एक बहुत बड़ा मदारी समझता हूं। ये जब क्या भी बात वो कहीं हारते हैं, वो एक नया आडंबर शुरू कर देते हैं। बिहार पे नहीं 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 अनिश पाल आपको रोकूंगा अनिश पाल नहीं नहीं आपको रोकूंगा। एक प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसे शब्द का प्रयोग न करें प्लीज। जी नहीं आप मदारी मुझे आपत्ति है नहीं आपत्ति है नहीं ठीक है नहीं आप जादूगर ठीक था मदारी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी नहीं जी नहीं नहीं आएंगे आपके पास आएंगे नहीं नहीं इस बात की इजाजत नहीं इस बात की इजाजत नहीं करने का मौका दें। हाँ जी देंगे आप ही को मौका मिला है आप ही को मौका मिला आप ही बोलेंगे लेकिन कम से कम आप उनके पास प्रोटोकॉल मेंटेन करें प्रोटोकॉल मेंटेन करें जी बिल्कुल जनता के जी जी ऊपर जी दिल्ली की चलिए जनता ठीक के है बाद नहीं, जब ठीक है बिहार वो का अपनी चुनाव बात आप आने रखने दो लोग, आप बात ही तो रखने के बिहार लिए की बात को आप बात ही रखने के रखने लिए के लिए नहीं जब पाकिस्तान की तरफ चले गए, चलिए। वहां चले गए, चलिए आप हमें ब्रेक के लिए रुकना से ये पड़ेगा पूछेगा ब्रेक के लिए रुकना कि पड़ेगा बस सिर वो लेके आएगी क्या? चलिए ठीक है हम आएंगे आएंगे ठीक है आपके पास आएंगे जैसे कांग्रेस के जमाने में होती थी सियासत शायद उसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं आप अनिश पाल आपत्ति है मुझे सख्त आपत्ति है प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्द का प्रयोग ना करें प्लीज आप लोग से ये विनती है चाहे इधर के प्रधानमंत्री हो या उधर के प्रधानमंत्री हो हमें एक नहीं उसके लिए भी आपत्ति जताई नहीं उसके लिए भी आपत्ति जताई आपत्ति जताइए नहीं आपत्ति जताइए हम ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं ब्रेक पे जाने ब्रेक के बाद हम आते हैं जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो क्या आतंक पर एक हो जाएंगे सब? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बहुत सारी कयास आराइयां हो रही हैं, बहुत सारी उम्मीदें जग गई हैं और उम्मीदों को बल उस वक्त मिलता दिखाई दिया जब सुषमा स्वराज ने यह कहा कि अगले साल प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाएंगे सार्क शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। जाहिर सी बात है, बड़ी बात है। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के नेता हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने क्रिकेट को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमाम खेलों में जब भारत पाकिस्तान एक साथ खेल सकता है तो क्रिकेट सीरीज क्यों नहीं हो सकता। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है अब कि शायद दोनों देशों के बीच क्रिकेट की भी शुरुआत हो जाए और क्रिकेट के सहारे दोस्ती की शुरुआत हो जाए। आपको याद होगा कि जब माफ कीजिएगा मैं भूल रहा हूं, पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के ज़ियाउल हक आ गए थे भारत क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो वहां से एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी थी। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद आगे नहीं बढ़ी और धुंधली हो गई। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हो गया था। हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं और फिर से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सीधे चलते हैं पहले इरफान शेख के पास जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं और समझने की कोशिश करते हैं और वो एनालिसिस करेंगे कि ये सब जो हो रहा है, एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन इरफान शेख, दूसरी तरफ वार्ता, तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर को भी मुद्दे में शामिल करना, ये तमाम चीजें क्या दिखा रही हैं, किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या वाकई पाकिस्तान संजीदा है? भारत ने हमेशा संजीदगी दिखाई है। देखिए, कश्मीर का जो मुद्दा है वो बायलैटरल डेफिनेटली है कि इंडिया और पाकिस्तान का मसला है जी। लेकिन हर बार ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ है। अमेरिका की बात हुई है क्योंकि मोदी जी जब जाते हैं ओबामा से मिलने या नवाज शरीफ जाते हैं तो इन रेफरेंस टू इंडिया या इन रेफरेंस टू पाकिस्तान बात होती है और ओबामा के बड़े टेंजेंट रिमार्क होता है, साइड से रिमार्क होता है, बिल्कुल डायरेक्टली वो कुछ नहीं कहते। कहने का मतलब है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई सा भी गवर्नमेंट हो, जब एनडीए के दौरान पेट्रोल पंप स्कैम हुआ था, जब तहलका स्कैम हुआ था, यूं ही कुछ सीनियर टेलीविजन जर्नलिस्ट थे जो हम लोग एमपी कैंटीन में खाना खा रहे थे और उस वक्त यूं ही मजाक में किसी ने कहा कि क्या बात है यार, बॉर्डर बड़ा शांत है। बोले क्या बकवास कर रहे हो, यू वोंट बिलीव, ये हिस्ट्री है, आप गूगल पे जाओगे सर्च करके देखो, जब जब कोई मसला या पाकिस्तान में हुआ है, जब जब कोई पॉलिटिकल मसला हिंदुस्तान में हुआ है, जब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, जब जब गवर्नमेंट की ऐसी तैसी हुई है, तब तब बॉर्डरों में फायरिंग क्यों होती है? ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए, सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए। जी, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया जी। प्रोफेसर रमेश कुमार क्या कहेंगे जो इरफान शेख ने कहा? जी आ रहे हैं ललन प्रसाद आपके पास। जी रमेश कुमार। इरफान साहब ने जो राजनीति की सच्चाई है, जो पर्दे के पीछे और बड़े आराम से होता है, वही है कि जब जब स्टेबिलिटी आती है दूसरी गवर्नमेंट उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। बड़ा उस पर क्लियर है। अमेरिका वांट्स डिस्टर्ब वर्ल्ड। अमेरिका को पूरी दुनिया के चाहते हैं कि दुनिया में लड़ाई हो, हथियार बिके और हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक चले। आपको याद होगा जब संसद पे अटैक हुआ था तो दोनों देश की आर्मी बॉर्डर पे आ गई थी, लेकिन अमेरिका ने चाहता था कि युद्ध हो, उसमें शांति थी, क्योंकि अमेरिका अफगान में फंसा हुआ था, इराक फंसा हुआ था। तो उनकी जो आप पाक पॉलिसी थी, उनकी पाकिस्तान पॉलिसी अफगानिस्तान से गाइड हो रही थी। और अब चूंकि अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, केवल मीटिंग हो रही है, तो इंडो पाक की बात आएगी। इंडो पाक की बात अभी कुछ दिन पहले जब नवाज शरीफ गए थे तो बराक ओबामा ने कहा था कि नहीं, पहले आप जो इंडिया से ठीक ठाक रिश्ता कीजिए, कश्मीर पे साथ में नहीं दूंगा। कश्मीर पे ना साथ देते हैं ना कश्मीर का सोल्यूशन होने देते हैं। कश्मीर का सोल्यूशन थर्ड पार्टी होगी नहीं, आएगी नहीं, और इंडिया पाकिस्तान बैठ के तो सुलझा सकता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों गवर्नमेंट चाहेगी भी तो आतंकवादी देखो जितने लश्कर तोबा है, ISI है, तब चाहे अलकायदा था, जो भी उनके कैंपिंग तो वहाँ पे ही ना, तब वो नहीं चाहते। खुफिया एजेंसी है जो देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, उनका वो डोमिनेंस गवर्नमेंट है। अभी आपको मैं बता रहा था ब्रेक के पहले, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब एक प्रधानमंत्री हैं, वो मीटिंग में जाने के पहले आर्मी चीफ को ब्रीफ करने की एक ही बातें होगी, मतलब कि आर्मी चीफ बड़ा है उनसे, मीटिंग के बाद ब्रीफिंग होती है, मीटिंग के पहले ब्रीफिंग में ये बात करूंगा। पाकिस्तान के हालात के बारे में पता ही है, आर्मी चीफ को पहले ब्रीफिंग नहीं की जाती, क्या बात, हमारा एजेंडा ये है, पब्लिकली ब्रीफिंग नहीं होती हो, मतलब कि आर्मी के कैसे सुन के आर्मी के कमांड लेके जा रहे बात करने, वो फिर वो पीएम या आर्मी चीफ। बिल्कुल है।
प्रोफेसर ललन प्रसाद, मैं एक सवाल में करता चलूं। जी बिल्कुल जी, कुछ मसलों पर भारत और पाकिस्तान को एक समानांतर रेखा पर रखना ठीक नहीं है। जैसे इरफान साहब ने अभी कह दिया, एक बयान दे दिया, मेरे ख्याल बहुत बड़ा जनरलाइजेशन है। ऐसी परिस्थिति तो इंडिया में 15 महीनों से नहीं रही है कि इंडिया पाकिस्तान से कोई बाहर दिखावटी रूप से झगड़ा मोल ले और पाकिस्तान को इनवाइट करता रहे कि आप हमारे ऊपर हमला करते रहो। ऐसी तो कोई स्थिति हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान के संदर्भ में कहा उन्होंने, जिस संदर्भ में आपने कहा वो संदर्भ कोई मैं कह रहा हूँ कि भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं रही है। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति रही है उसकी बात और है, और वो हमला करते हैं इसलिए कि उनकी ऐसी स्थिति है, तो ये बात हो जाने, लेकिन हमारी तरफ से तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं। पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि हमारी ओर से जब इस तरह का उथल-पुथल होता है तो कि हमारे ऊपर कोई ऐसा संकट, और आज भी हमारे ऊपर कोई ऐसा संकट नहीं है। आप जिस गरीबी की बात करते हैं ठीक है, गरीबी तो इस पूरे दक्षिण एशिया में है और भारत में भी है, लेकिन भारत आज दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन ललन प्रसाद जब तक जी बिल्कुल ललन प्रसाद किसी भी देश का नहीं है। प्रोफेसर ललन प्रसाद, ऐसी स्थिति में आप इस बात को लेकर आगे न बढ़े, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसे देखिए। लेकिन क्या ललन प्रसाद जी ललन प्रसाद, मैं सवाल कर लूं एक आपसे, वो शांत नहीं रहना चाहती। नहीं, सवाल एक आपसे कर लूं कि जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, अगर इधर की बात भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, खास करके उपमहाद्वीप की बात इसलिए करें कि पाकिस्तान इसमें सिमट के चला रहा है, शांति स्थापित नहीं होती तो विकास की गाड़ी बड़ी तेजी से नहीं आगे बढ़ पाएगी। ये दिक्कतें तो हैं। नहीं, ये दिक्कत तो है, लेकिन इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री पहल कर रहे हैं, बार बार पहल कर रहे हैं। जैसे ही वो गद्दी पर आया वो इमीडिएट पहल किया। इसके पहले किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया था क्या हमारे देश ने? किसी के शपथ ग्रहण समारोह वो तो उन्होंने बुलाया, उनसे बात की, और उसके बाद भी बराबर बातचीत का सिलसिला चालू रखा उन्होंने। ये तो जब पाकिस्तान अड़ गया पिछली मीटिंग में, जब उन्होंने कहा कि हम बगैर शर्त के हमारी शर्त नहीं मानोगे तो बात नहीं करेंगे, हम जो अलगाववादी हैं उनको बुला के बात करेंगे और हम कश्मीर के मसले पर ही बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे, तब जाकर भारत ने मना किया। अब जब नवाज शरीफ ने खूब कहा पब्लिकली कि नहीं हम बस बेशर्त बिना किसी शर्त की बात करने को तैयार हैं, तब जाकर मोदी जी ने फिर वो नहीं, इसमें तो शर्त लग गई ना। अब पहले सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर था, इसमें कश्मीर लगा लिया गया। कश्मीर पर भारत तैयार नहीं था जी, लगा लिया गया। आपकी बात कही है। देखिए जैसे लेवल पर जब वार्ता हुई, इसके पहले नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया था जी कि हाँ ठीक है, वो स्टेटमेंट तो दिया था जी, बिल्कुल स्टेटमेंट दे, लेकिन स्टेटमेंट ये भी आया जी ललन प्रसाद, आपको रोकना चाहेंगे, स्टेटमेंट तो भारत सरकार की तरफ से भी ये आया था और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी ये आया था कि जब तक आतंकवाद या सीज फायर का उल्लंघन नहीं खत्म होगा हम बात करेंगे ही नहीं। तो सीज फायर का उल्लंघन भी जारी है, आतंकवाद भी जारी है। आपने देखा सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ, कई जवान जख्मी कर दिए गए, तो बदलाव तो इधर भी आ गया ना जी। बदलाव तो आया, लेकिन देखिए समस्या यह है कि इसका फिर विकल्प क्या है? हाँ वही बात असल सबसे बड़ी बात यही है, इसका विकल्प क्या है? विकल्प वार्ता ही है। अगर वार्ता ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जी बिल्कुल। ये आपने पहले भी कहा था कि युद्ध से शांति स्थापित नहीं की जा सकती, आपने पहले ही कहा था जी। रमेश कुमार जल्दी से आप अपनी बात कर दें, संजय अग्रवाल के पास। मैं ललन प्रसाद जी की बात के साथ में जवाब देना चाहूंगा। देखिए, एक तो हमारी भारत सरकार शुरू से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के साथ बात कर रही है। आजादी हुई, देश बांटा बढ़ते 48 में उन्होंने अटैक कर दिया, 65 में किया, अंत में भारत दुखी होकर 71 में अटैक करके बांग्लादेश को साल। तब क्या था कि हम दोनों से गिरते थे, जब बांग्लादेश था पाकिस्तान था तो मैं इससे भी गिरते थे, ऑब्वियस से भी। जब बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने अलग कर दिया तो पाकिस्तान बहुत दिन तक पाकिस्तान को सबक मिल गया और बहुत दिन तक उसको उठा के देखने की कोशिश नहीं की, ना इंटरनेशनल मंच पर ना नेशनल मंच। लेकिन 99 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी, वाजपेयी जी एक नई, चलिए वो सब तो कहानी है, वो सब तो हमें आगे बढ़। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू शिमला समझौता जो बात का एक बात में शिमला समझौता से पाकिस्तान जो कश्मीर की समस्या खड़ी हुई किसने खड़ी की? 48 से शुरू हुई। क्यों हम यूनाइटेड नेशंस में क्यों गए? कहाँ जाते? सरदार पटेल ने कहा कि कश्मीर को हम ले लेते हैं तो नेहरू ने क्यों मना किया? एक गलती जो आपने की है उसका पश्चाताप आज तक मिल रहा है, उसका प्रायश्चित हमें करना पड़ रहा है। आज मैं तब कांग्रेस गवर्नमेंट को भी 70 साल विलय में तो कुछ शर्तों पे हुआ था ना, विलय में तो कई शर्तों पे हुआ था। जब कुछ होता है, चलिए जब आज जैसे सरकार, ललन सिंह जी हमें कोई सम्मानित, ललन जी सुनिए, अगर जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अगर आज मोदी जी पहल करके और 56 सीना करके अगर पूरा कश्मीर ले लेते, भारत में
अगले 20 साल तक राज करते हैं और भारत जनता उनके हाँ तो देखिए इसीलिए तो आपने जवाब दिया ना, इसीलिए तो कश्मीर पे बात हो रही है, गुलाम कश्मीर चाहिए हमको। अरे आप मानते क्यों नहीं दोस्त कि आप बिहार के चुनाव हार चुके हैं, आपको दोबारा एक झूठ बोलना है, लोगों को सिर भटकाना है, चलिए आपको भटकाने के लिए आप एक मिनट पर लेके आए हैं, आपने झूठ बोलना है। अनीस पाल आपके पास आ रहे हैं। संजय अग्रवाल 2012 में एसएम कृष्णा जो यहाँ के विदेश मंत्री थे वो गए थे पाकिस्तान, उसके बाद सुषमा स्वराज जा रही हैं, काफी लंबा गैप रहा है, लगभग 3 साल का गैप रहा है, उससे ज्यादा ही माना जाए इसको। तो ये अचानक से सुषमा स्वराज का जाना, हालांकि मामला तो अफगानिस्तान का है लेकिन चर्चा भारत पाकिस्तान रिश्तों पे हो गई और हर तरफ इंटरनेशनल लेवल पे ये चर्चा हो रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये चर्चा हो रही है। तो अब आपकी सरकार का अगला कदम क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है, उग्रवादियों की तरफ से घटनाएं भी हो रही हैं, अब आपका कदम क्या होगा? देखिए, अब हमारा कदम सीधा ये है कि वार्ता सुषमा जी ने अभी की है, अभी वार्ता चल रही है और इस बार पूर्ण प्रयास है कि पाकिस्तान को जो पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा जो सपोर्ट मिलता रहा चीज़ों में, नीतियों में, अब वो कतई भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नहीं देंगे। चर्चा इसी बात की हो रही है क्या नहीं देंगे? क्या अरे बात सुनो भाई, बताइए जी, बताइए। बताइए, चर्चा हो रही है। नहीं बताइए, मैंने मजाक बना रखा। नहीं बताइए। देखिए, ऐसा है कि चूंकि अभी इन्होंने ना छोटा सा एक, सुषमा जी अभी गई हैं, एक बड़ा विषय है पाकिस्तान, हमारा कंतरा, एक हमारा सीमा का बहुत गंभीर मुद्दा है, इन्होंने बना दिया तुरंत बिहार का चुनाव। अरे भाई, बिहार चुनाव अभी हमें जीतना थोड़ी ना, छोड़िए ना, बिहार रिजल्ट था आ गया, खत्म हो गया, बिहार खत्म कीजिए, अब बिहार पे नहीं जाना है। अब क्या हमें मुद्दा ये कि सुषमा जी पाकिस्तान गई हैं, उनको पाकिस्तान को, नवाज शरीफ जी को, लोगों से वार्ता हो रही है, उनको समझाने का प्रयास हो रहा है कि आप इस तरह का कुठाराघात मत करिए, इस तरह का दुर्भाव मत करिए, आप इस तरह का मिस कमिटमेंट मत करिए, है ना। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई अगर चाहोगे तो व्यापार भी आगे होगा, क्रिकेट मैच हो जाएगी, क्रिकेट मैच भी होगा, दोस्ती भी होगी। और सही बात है, इमरान खान की बात का मैं स्वागत करता हूं कि इमरान खान ने जो कहा कि भाई गरीबी दूर करो, तरक्की लाओ, अमन चैन लाओ, दोस्ती लाओ, प्यार मोहब्बत लाओ। इमरान खान ने यह भी कहा दोनों प्रधानमंत्री कायर हैं, छुप छुप के मिलते हैं, खुल के सामने क्यों नहीं आते? खुल के सामने आए, आगे बढ़े, किसी से डरे नहीं, ये भी कहा इमरान खान ने। मिल रहे हैं दोनों प्रधानमंत्री, अभी जहां मिले थे टेलीविजन मीडिया ने कभी दिखाया ना खुल के मिले हैं। अगर मोदी जी और नवाज शरीफ पहले मिलते थे तो ऐलान होता था, इस बार मिलने के बाद पता चला। मिले तो मोदी ने तो बुलाया खुद स्पेशली, आओ समझो, समझ के चलो, अगर गड़बड़ करोगे तो फिर इसका दंड मिलेगा। ये प्रयास है सकारात्मकता के साथ। ऐसे नहीं वार्ता होती, ऐसे नहीं वार्ता होती, आके समझाया कि समझो नहीं तो दंड मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं संजय अग्रवाल? समझ में से बाहर की बात है जी, बिल्कुल। जल्दी मेरा आपसे आग्रह है, सवाल उनसे पूछने के लिए मेरा आपसे आग्रह है, फिर शांति से उस बात को सुनिएगा। फिर मैं बिहार के ऊपर नहीं, बिहार पे नहीं जाना है, बिहार पे क्यों जा रहे हैं? अमित शाह जी ने बिहार के अंदर एक बात कही, अगर महागठबंधन जीतेगा तो आतंकवादी पाकिस्तान में होगी। छोड़िए, क्या बिहार जा रहे हैं? क्यों बिहार जा रहे हैं? बिहार से आपको मेडल मिलेगा, आप चिंता मत करें, आपको मेडल मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपको मेडल मिलेगा। मुद्दे पे आए, मुद्दे पे मैं फिर आप नाराज मत होइए। हाँ, चलिए, मोदी जी नहीं जाएंगे और ये मेरा स्वाभिमान है, अहंकार नहीं है दोस्त। यूपी हार जाने दो, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे। देखिए साहब, आज जुम्मे दोस्ती का हाथ मैं फिर कह रहा हूं बराबर बैठकर होता है। आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में शिकस्त खा गए इसलिए वहां सुषमा स्वराज चली गई? गजब है सर, आप जो हमारे महान जादूगर जी हैं, महान आदमी हैं, वो मुद्दे को भटकाने के लिए वहां जाते हैं। अनीस पाल, एक बात बताएं आप कि जब आपकी सरकार थी तो हमारे सेनाओं के सर को काट करके वहां की सेना ले जाती है, आपने क्या किया था उस वक्त? जरा ये भी समझा दें आप साहब। जो परिणाम आए लोकसभा में, जो परिणाम आए वो आप सबके सामने है। अच्छा, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी गलती थी? एक मिनट, आप, यही परेशानी है दोस्त, बिना पूरी बात सुने एक आडंबर बनाया गया
ये कहा गया कि हम पाकिस्तान में ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम 10 सिर लेके आएंगे। सबसे पहले उनको न्योता दिया, यहाँ आइए। वो आपके देश में आए, आपने उनको बिरयानी खिलाई, बिरयानी खिला के फिर उन्होंने आपके सैनिक मारे, आपने फिर उनको बिरयानी खिलाई। आप अपनी बात बताइए ना, हमारी बड़ी बहन सुषमा स्वराज जी वहां गई है, क्या फिर बिरयानी आप अपनी बात बताएं ना, उनके लिए तैयार है? अरे आप अपनी बात बताएं ना, आपने क्या किया? आपके हिसाब से क्या शोर मचाना ही सब कुछ होता है? क्या किया तो सब बता दें। अब आपकी सरकार नहीं बता देने में क्या दिक्कत वही है? विश्लेषण था, वही तो अभी आपका विश्लेषण था कि इंदिरा जी ने जिस तरह विस्फोट करके अलग किया, नरेंद्र मोदी जी भी वो करें। तो क्या इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की नेता नहीं थी? दोस्त संयम में रहें। आप बार बार मेरी बात को ठुकराते हैं और मैं बार बार ठीक बात करता हूं। आप दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती हमेशा बराबर में जैसे आपने करी थी, इच्छुक है, जैसे जैसे आपने करी हमने थी। नहीं की थी। हमने उनको जवाब दिया था 10 सर मांगने वाली मेरी बड़ी बहन वहां है, क्या 10 सर आएंगे? नहीं आएंगे। मैं फिर अपने स्वाभिमान के साथ कहता हूं, मोदी जी कितनी अजीब बात है कि हमारे सैनिकों का सर कलम कर दिया जाता है, उसको हम मुद्दा बना के कहते क्या हैं बात कर रहे हैं नहीं आप? लाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको जवाब देता हूं, ये हरियाणा सरकार का जवाब देता हूं मैं आपको। संपादकीय में ये छपा है कि हरियाणा सरकार ने ये आप बात कर रहे हैं, मैं लेके आया हूं अपमान का सम्मान। उसमें ये मांगा है कि 80 साल की जिनको पेंशन मिल रही है वो पहले लिख के दें कि वो जीवित हैं, फिर उसके बाद क्या उन्होंने विवाह नहीं किया? ये सैनिकों का सम्मान है। ये मेरे दैनिक जागरण में संपादकीय में छपा है, ये कांग्रेस ने नहीं छपा। आप इसको पढ़ के देखें। जो अब सैनिक के सम्मान की ये बात बराबर करते का हैं। मामला है। आपके प्रधानमंत्री जी को मैंने लिखा, उनको ट्वीट किया मैंने कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुद्दे से इसके ऊपर काम मुद्दे से करें। भटकाने फिर आप वाली बात सैनिकों है। की बात करते हैं, जब आपकी फिर बात आप होती है कहते तो हैं आप आपने मुद्दे क्या से किया? भटकाने की कोशिश करते हैं। आपने क्या किया? नहीं, अब सर आपको पदक मिलेगा सर, नहीं, सर आपको पदक मिलेगा बात होती है तो आप मुद्दे से बिल्कुल भटकाने चिंता की मत बात करें। करना शुरू कर आपका देते हैं। पदक मिलेगा जी, सर जी, आपको। बात संजय अग्रवाल जी, व्यक्तिगत चलिए आक्षेप आप क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से सर जी कर बड़ा एक संक्षिप्त सवाल है आपसे, बड़ा जी बोलिए ना। डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल। ये तो इमरान खान ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा था कि लड़ना है तो गरीबी से लड़ो, आपस में मत लड़ो। अब मोदी ने एक दो और बातें भी कही है। जब पीछे भी जब हुआ था तो मैं बहुत कठोर कदम उठाऊंगा, और सरकार ने कई बार वादे की, आरएसएस ने भी कहा है, संघ ने भी कहा है, और आपके मोदी जी ने भी कहा है, विदेश मंत्री ने भी कहा है, बहुत जल्दी कठोर कदम उठाऊंगा। वो कठोर कदम कब उठाया जाएगा और क्या होगा वो कठोर इसी कदम? 5 साल के अंदर, अगर आवश्यकता भगवान न करे कि पड़े, इंतजार करें, अभी जो है मौका दिया जा रहा 5 है। साल इंतजार करें नहीं, कठोर कदम का। अरे आप जब 17 साल 18 साल नहीं कांग्रेस नहीं की नहीं सरकार में नहीं इंतजार करते रहे। रमेश कुमार तो जब कठोर कदम क्या होगा? भारत पाकिस्तान में लड़ाई करा के मारेंगे। कठोर नहीं, कदम नहीं, क्या नहीं, होगा? यही कह रहे जब हैं वार्ता की कि भाई शुरुआत हुई तो अच्छी अभी- उम्मीद लगाएं, हाँ, अच्छी अभी उम्मीद लड़ाई लगाएं, होगी, अच्छे दोनों सवाल देश करें। अरे अब शांत जी, भाई, अच्छी उम्मीद करें। अच्छा जी, नकारात्मकता खत्म करने के लिए सकारात्मक पहल करनी पड़ती है। सकारात्मक पहल दमदारी के साथ करनी पड़ती है। पहली बार भारत देश के अंदर इतना दमदार है ना, सही अरे 700 बार वायलेट, 700 बार 18 महीने वायलेट किया, 19 महीने 700 बार। इट यानी हिस्टोरिकल अनप्रेसिडेंट, पहली बार 700 बार घटना घटी है। 700 बार बहुत, 700 दिन भी नहीं हुए। पहले रोज घटनाएं होती सर थी। नहीं, जी। 700 बार घटना हुई है। नहीं सीज फायर का उल्लंघन बढ़ गया, डबल हो गया, जी, 700 बढ़ गया, डबल हो गया। नहीं मानेंगे साहब, नहीं मानेंगे। मेरा सवाल आपसे है। नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। कांग्रेस चलिए ये देखिए नहीं मानेंगे। एक मिनट ये नहीं मानेंगे। पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा डिबेट, कहाँ चले जा रहे हैं हम गुमराह लोग। किया है, जनता को गुमराह किया है कांग्रेस ने। ये कांग्रेस चलिए इसलिए तो राजनीति कर रही है, इस जी तरह जी का अमल कर जी रही है। जी एक लाइन का आप जवाब दे दें हमें। संजय अग्रवाल, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत होनी चाहिए दोनों देशों के बीच, होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, अगर हम सकारात्मक प्रयास जो कर रहे हैं। जब हम नहीं, उन्होंने अगर मगर नहीं लगाया है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब हम हॉकी खेल सकते हैं, दूसरे खेल में शामिल हो सकते हैं, तो क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? अनुराग ठाकुर ने यह कहा है, अगर मगर नहीं लगाया है। आप सीधा सा जवाब दें। ये अग्रवाल साहब का कठोर कदम है, शेड्यूल भी ये दिया है है। कठोर कदम। जी संजय अग्रवाल, 24 जल्दी से। दिसंबर को नहीं संजय अग्रवाल आप बताएं जी। जी अनीस आप चुप रहे जी। देखिए क्या है, जब हम सकारात्मक पहल कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयास हमारे जारी हैं, पाकिस्तान के द्वारा हमारे ऊपर अटैक पुनः होते जा रहे हैं, बीएसएफ के लोग मारे गए हैं, ये चर्चा
हम लोग जो कर रहे हैं इस चर्चा के अंदर, साथ में जो ये घटनाएं घट रही हैं, इन सबको देखते हुए जो अनुराग ठाकुर चाहते हैं कि क्रिकेट का मैच हो, भाई वार्ता हम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल हो तो क्रिकेट का मैच हो, और अगर शांतिपूर्ण माहौल नहीं है तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी निर्णय ये लेंगे कि इसमें क्रिकेट का मैच नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए जी। अब चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, ललन प्रसाद, इसी पे हम चाहेंगे अंतिम टिप्पणी आपसे लेने, संक्षेप में 40 सेकंड का। एक तरफ आदमी मरे तो दूसरी तरफ क्रिकेट का मैच नहीं होना चाहिए। उम्मीद जगाई जा रही है कि क्रिकेट मैच की श्रृंखला होगी, और दूसरी तरफ ये भी बयान आ रहा है कि नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं है। हालांकि बड़ी उम्मीद अब बढ़ गई है। देखिए, जब आपस में बातचीत होती है और संबंध बढ़ाने की बात होती है तो मैच खेलना न खेलना कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर मैच खेलने से दोनों देश के खेल प्रेमियों को अच्छा अनुभव हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि मैच को हम रिज्यूम कर दें। बाकी इसी को लेकर एक बितंडा खड़ा कर देने से कि इसकी वजह से क्रिकेट ही पे आफत क्यों, ये बड़ा सवाल है। क्रिकेट ही पे आफत क्यों? सब कुछ तो हो ही रहा है, क्रिकेट कुछ हो ही रहा है। सब हम जब बात ही करने के लिए इसलिए टेबल पर बैठ गए तो क्रिकेट में क्या बात है। जब नवाज शरीफ और सुषमा स्वराज साथ में बैठ गई जी, तो फिर आज भोज में शामिल हुई, सरताज अजीज के यहाँ भोज था, उसमें शामिल हुई सुषमा स्वराज, तो क्रिकेट पे आफत क्यों? जी इरफान शेख, क्रिकेट पे आफत क्यों? क्रिकेट के सहारे हो सकता है डिप्लोमेसी आगे बढ़े, रिश्तों में सुधार आए। उससे पहले हमने कहा भी था, जियाउल हक का एक मिसाल भी दिया था। जी इरफान शेख, जल्दी से। क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम है और जी पूरे कंट्री को वो यूनाइट कर देता, चाहे वो हिंदुस्तान का हो पाकिस्तान को। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो यूथ के लिए, और डेफिनेटली आप अगर उसको देखोगे तो बहुत एक रेवेन्यू भी है उसमें, तो वो तो ठीक है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है, आपको भूलना नहीं चाहिए, जो ब्रिटिशर्स दे करके गए हैं जी। और उस गेम को खेल करके हम सिर्फ यही याद करते हैं कि जिन लोगों के वजह से हम दोनों अलग हुए हैं, उस गेम को क्यों खेल रहे हो इतना। मुझे इसका जवाब चाहिए। जी बिल्कुल, उस खेल को क्यों खेल रहे हैं, दोनों बातें निकल करके सामने आ गई। जी आप क्या कहेंगे रमेश कुमार, प्रोफेसर रमेश कुमार? सार्क सम्मेलन होना है और प्रधानमंत्री के जाने की घोषणा सुषमा स्वराज कर रही हैं, विदेश मंत्री हैं, तो उम्मीद है कि अब वो जाएंगे ही जब विदेश मंत्री। और क्रिकेट भी एक बड़ा मुद्दा है और बार बार क्रिकेट पे भी चर्चा होती रही है। देखिए, क्रिकेट का खेलना नहीं खेलना और गुलाम अली का आना और नहीं गाना, वो सब मुद्दे हमारे छोटे मुद्दे हैं। बड़े मुद्दे हैं दोनों में, हमारे आतंकवाद खत्म होते हैं, बॉर्डर पर सीज फायर होता है कि नहीं, ये बड़े मुद्दे हैं। वहां पे कितनी बर्फ पिघलती है, वहां पे पिघलने का आसार नहीं जो बर्फ जमा है वो पिघल जाए। अनीस, गरीबी से निजात पाने का बेहतरीन तरीका है कि शांति स्थापित हो, और शांति स्थापित करने का बेहतरीन तरीका है कि वार्ता हो, और वार्ता को आगे बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है कि उसमें सहयोगात्मक कदम उठाया जाए, सहयोग दिया जाए। कांग्रेस सहयोग देगी? जल्दी से 30 सेकंड में, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, अगर हाथ दोस्ती का होगा, पीछे छुरी नहीं होगी, और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी जी को चाय पर बुलाकर उनसे मंत्रणा की, अगर वो मंत्रणा करेंगी तो कांग्रेस अपने स्वभाव अनुसार उनका समर्थन करेगी, अगर वो पॉजिटिव वे में सारे काम को करेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे। चलिए संजय अग्रवाल से हमने पूछ ही लिया था, बाकी सब लोग। जी आप कुछ कहना चाहें तो 10 सेकंड में कह दें, 10 सेकंड में, चूंकि बिल्कुल देखिए मेरी इंडिकेशन मेरा एक अपील है जो भी दूसरी पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, कि राष्ट्रीय मुद्दों में कम से कम जो देश के हित के मुद्दे हैं उनमें राजनीति ना करें। जी बिल्कुल, देश सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है। जी प्रधानमंत्री जी सकारात्मकता की तरफ, जी विकास बड़ी अच्छी बात है जी, उनको बढ़ने की जी बिल्कुल है। और जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, देश में विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री लग गए हैं। जी चलिए, उसको जो है फिर वहीं से पहुंच गया। नहीं फिर वहीं पहुंच गया। अच्छी बात कहने के बाद फिर आप परेशानी जी बिल्कुल, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस जी आपका भी शुक्रिया और सबका शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि शांति स्थापित हो, और शांति स्थापना के लिए वार्ता बहुत ही आवश्यक है, और वार्ता ड्रिल न हो, आगे बढ़े, ताकि गरीबी से लड़ाई लड़ी जाए। जैसा कि इमरान खान ने कहा है कि गरीबी से लड़ना है तो एकजुट होना होगा और सरहद को भूल जाना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि सरहद को भूल जाएं, एकजुट हो जाएं, दोनों देश की आवाम भी यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हों। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ लाइन में बस इतना ही। नमस्कार।